नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के खास कार्यक्रम गुड न्यूज इंडिया में। मैं हूं राहुल गुप्ता, मेरे साथ है जय सिन्हा। जी हाँ, और एक बार फिर हम हाजिर हैं देश भर से ऐसी खबरों को बटोरकर जो आपके अंदर कुछ कर गुजरने का जज्बा भर देंगे। वो असाधारण कहानियां जो साधारण लोग अपनी मेहनत और अपनी क्षमता से आज इस समाज में बदलाव ला रहे हैं। जी हाँ, तो तैयार हो जाइए उत्साहजनक खबरों को देखने के लिए। कहते हैं इंसान का इंसान को मदद करना ही इंसानियत कहलाती है। आज किसी के पास सब कुछ है तो किसी के पास तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है। ऐसे में आपको ले चलते हैं गुजरात, जहां पर इन्हीं लोगों के लिए एक मिसाल कायम की जा रही है। यहाँ पर बनाई गई है मानवता की दीवार, जो इन दिनों लोगों का आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। क्या है ये मानवता की दीवार, राहुल? जी हाँ, मानवता की दीवार गुजरात के बनासकांठा आपको ले चलते हैं, जहाँ पर नदीम और उनके कुछ दोस्तों ने ऐसी दीवार बनाई है जो लोगों के बीच प्यार फैला रही है, लोगों को आपस में जोड़ रही है। दीवार का मकसद क्या है? दीवार का मकसद बड़ा नेक है। दीवार के पास अगर किसी के पास कोई वस्तु, कोई चीज अतिरिक्त है और वो उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो वह उस दीवार के पास रख सकते हैं और कोई असमर्थ, कोई गरीब व्यक्ति उस वस्तु को उठा सकता है, अपने इस्तेमाल में ला सकता है। यानी ये दीवार जहां से गरीबों को कई बार सहारा मिल रहा है। दीवारें यूं तो बांटने का काम करती हैं, मगर सामान्य दिखने वाली ये मानवता की दीवार अमीरी और गरीबी को जोड़ने का काम कर रही है। गुजरात के बनासकांठा जिले के पालनपुर शहर में एक मानवता की दीवार बनाई गई है, जिसमें आप वह चीजें दान कर सकते हैं जो आपके काम की नहीं है, लेकिन उन गरीबों के लिए बहुत ही उपयोगी है जिनके पास तन ढकने के लिए कपड़े भी नहीं हैं और जो अपनी मूलभूत जरूरतें पूरा करने में भी असमर्थ हैं। मानवता की इस दीवार को खड़ा करने की शुरुआत की गुजरात के नदीम और उनके कुछ दोस्तों ने। दीवार में एक लिखा है मानवता, मतलब सबसे पहला धर्म ही वो है कि इंसानियत, सबसे बड़ा धर्म इंसानियत। तो इसको लेके भी किसी का नाम भी अंदर मेंशन नहीं है, कोई पॉलिटिकल लोगो पार्टी नहीं है। लोग आते हैं उनके हिसाब से यहाँ से लेके चले जाते हैं। खास करके अभी कहीं पे भी कोई मांगने वाला आता है तो उसको चोर या ऐसा कुछ समझ के भगा देते हैं। वही कंसेप्ट से लेके ये दीवार ऐसी है कि माना यहाँ से कोई भी निकलेगा तो वो उसके हिसाब से, उसकी चॉइस के हिसाब से वो ले जाएगा और रखने वाले यहाँ पे आके रख भी जाते हैं और लेने वाले यहाँ से लेके भी निकल जाते हैं। दुनिया में मानव सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं है और इसी सेवा को बखूबी समझ रहे हैं इस शहर के लोग भी। मानवता की दीवार के जरिए यहाँ के बाशिंदे अपने शहर में गरीबों की बड़ी नहीं तो छोटी छोटी जरूरतें पूरी करके संतुष्ट हो रहे हैं। साथ ही अपनी जरूरत की चीजें पाकर गरीब परिवार भी काफी खुश हैं और दान करने वालों का आभार मान रहे हैं। कहीं देने वाले का नाम नहीं है, कहीं लेने वाले का नाम है। मुझे बड़ा आनंद हुआ, बड़ी खुशी हुई। मैं मानता हूँ ऐसी दीवार हर शहर में, हर गांव में, हर गली में, हर मोहल्ले में होनी चाहिए। जिनके पास बहुत सी चीजें बहुत एक्सेस में होती है वो यहाँ छोड़ जाए और जरूरतमंद ले जाया करे। ये इससे बड़ी मैं मानता हूँ कोई समाज सेवा ही नहीं हो सकती। ये कहना गलत नहीं होगा कि मानवता की दीवार बिना किसी निजी स्वार्थ के मुफ्त OLX की भूमिका निभा रही है। पालनपुर गुजरात से गुड न्यूज इंडिया के लिए नागौरी सरफराज की रिपोर्ट, DD न्यूज, न्यू दिल्ली। वाकई में ये दीवार जो है नायाब है। ये आपस में लोगों को ना सिर्फ जोड़ रही है बल्कि एक मिसाल भी पेश कर रही है। और जहां हम आपस में जुड़ने की बात करते हैं तो सड़कें बहुत अहम रोल अदा करती हैं। छत्तीसगढ़ के बारे में हम लगातार कई बार आपको बता रहे हैं और आज हम आपको छत्तीसगढ़ में विकास गाथा के बारे में बताएंगे। वो विकास गाथा जो सड़कों के जरिए दूर दराज के नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों में पहुंच रही है। जी हाँ, एक विकास की कहानी, सड़कों की कहानी। सड़कें संपर्क का जरिया बनती हैं। सड़कें स्थान ही नहीं जोड़ती, जिंदगियां भी जोड़ती हैं और जीवन संवारने का जरिया भी बनती हैं। लेकिन जब नक्सलवाद से प्रभावित इलाकों की बात हो, जहां नक्सली सड़कें बनने ही नहीं देते, तो इन सड़कों की कहानी काफी चुनौतीपूर्ण हो जाती है। जगह जगह पर IED यानी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस, प्रेशर बॉम्ब या बूबी ट्रैप्स एक वास्तविकता हैं। इसीलिए दूर दराज के आदिवासी इलाकों तक सड़कें पहुंचाने की जिम्मेदारी सुरक्षा बलों ने ली है, जिनकी सुरक्षा के कवच तले सड़कें बन रही हैं।
बेसिकली जब कंस्ट्रक्शन वर्क चलता है रोड का, तो रोड की कंस्ट्रक्शन की पार्टी रोड के ऊपर कंस्ट्रक्शन करती है और सीआरपीएफ की पार्टी अंदर 50 से 100 से 200 मीटर तक की पिकेट लगा करके सिक्योरिटी देती है। उसके साथ साथ एक बीडीडीएस टीम रहती है हमारी, जो कंस्ट्रक्शन पार्टी के आगे चलती है, जो रोड के शोल्डर में तथा रोड के बीच में जब कच्चा काम होता है तो आईडीज को डिटेक्ट करती है और डिमोलिश करती है। पिछले सीजन में रोड कंस्ट्रक्शन के दौरान अब तिल अरनपुर टू कोंडापारा 40+ आईडीज मिल चुकी हैं एक सीजन में। अब आप मान सकते हैं कि कोंडा से कोंडापारा तक कितनी आईडीज मिली होंगी। लेकिन डेवलपमेंट को लेकर के रिजॉल्व और कन्विक्शन हमारा बहुत ज़्यादा मजबूत है, इसको लेके हम आगे जगरुंडा तक जाएंगे। ये जो आप घना जंगल देख रहे हैं, ये अरनपुरा से आगे कोंडापारा का इलाका है, जो संवेदनशील इलाका माना जाता है। रेड एरिया कहा जाता है इस पूरे इलाके को। लेकिन अब इसी इलाके में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। ये सारी सड़कें जो संवेदनशील इलाके से आगे होते हुए सुकमा जिले तक जाएंगी और वहां से आगे इसको हाईवे से जोड़ा जाएगा, जो आंध्र प्रदेश तक जुड़ेगा। यानी कि पूरी सड़क का विस्तार रायपुर से लेकर आंध्र प्रदेश तक पूरा विस्तार दिया जा रहा है, ताकि विकास के कामों को इन संवेदनशील इलाकों में भी गति मिले। क्योंकि जैसे कि हम कहते हैं, सड़कें तो प्रगति की राह बनाती हैं और ये सड़कें भी प्रगति की राह खोल रही हैं इन संवेदनशील इलाकों में। सुरक्षा बलों की उपस्थिति से हालात एक ही साल में इतने बेहतर हो गए हैं कि कंस्ट्रक्शन कंपनी टेंडर्स ले रही हैं और सड़क और पुलों का काम गति पकड़ रहा है। ये जो आप घास फूस और जंगल देख रहे हैं, ये दरअसल कभी एक जमाने में सड़क हुआ करती थी। 2005 में इस सड़क को खोद दिया गया। ये गहरा गड्ढा देखिए, ये गहरा गड्ढा कुछ नहीं है बल्कि इसे दुगने तिगने गहरे गड्ढे करके सड़कों को नक्सलियों के द्वारा तोड़ दिया गया। लगभग 500 से ज्यादा गांव वालों को पकड़कर लाया जाता था और सड़कों में गहरे गहरे गड्ढे कर दिए जाते थे। मेरे पीछे आप इस सड़क को देखिए, जंगल दिख रहा है। आज ये मशीन लगी हुई है वापस से इस जंगल को खत्म कर सड़क बनाने के लिए। और यहाँ एक जमाने में सड़क ही हुआ करती थी, लेकिन आज सिर्फ जंगल बचा है। अगर विकास लाना है तो सबसे पहले संपर्क बढ़ाना होगा और संपर्क के लिए सबसे पहले सड़कें देनी होंगी। और यही कारण है कि अब सरकार इन गड्ढों को पाट रही है और सड़कें बना रही है। क्या बनेगा? दो पढ़ने लिखने से हो, मैडम बनेगा, कुछ भी बनेगा, कुछ करेगा वो मेरा ना। हाँ, फिर 5 साल पहले सरपंच थी, अभी उप सरपंच में। अभी उप सरपंच जी। अच्छा, आपके गांव में कितना विकास हुआ है? बहुत विकास हुआ है। जैसे क्या क्या हुआ है यहाँ? रोड पुलिया सब बन गया है? हाँ, व्यवस्था और है। बच्चों का स्कूल? स्कूल भी ठीक है। सड़क बनने से प्रशासन भी अपनी सेवाएं लोगों तक पहुंचा पा रहा है, यानी जिंदगी आसान हो रही है। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों में ये सड़कें उम्मीद जगा रही हैं विकास की, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की, नक्सलवाद मुक्त आदिवासी समाज की। गुड न्यूज इंडिया के लिए दंतेवाड़ा से ममता चोपड़ा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो वाकई हम देख रहे हैं कि किस तरह से जमीनी तौर पर सुरक्षा बलों और प्रशासन की पहल के चलते इन नक्सल प्रभावित इलाकों में भी विकास की बयार साफ नजर आ रही है। जी हाँ, कहते भी हैं कि सड़कों के जरिए विकास की रफ्तार तेज होती है। हमारे कार्यक्रम की रफ्तार में यहाँ थोड़ा सा हमें रुकना होगा, रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। शालू मेरी बात माने ना, काकी लड्डू खाओ, नौकरी लगी मेरी। अरे वाह, नौकरी लग गई जी। अरे काका भी काका लड्डू खाओ। अरे बेटा मुबारक हो। कहाँ था की नौकरी? बैंक में काका। अरे भाई विक्की, तू तो बड़ा आदमी हो गया यार। भूल तो नहीं जाओगे हमें? अरे आपको कैसे भूलेंगे, लड्डू खाओ। बैंक नहीं, नौकरी तो रेलवे में लगनी चाहिए थी। क्यों भाई? इन्हें पटरी पे बैठना पसंद है ना। अरे कुछ भी कहता रहता है ये लड़का। अरे रुक, कहाँ भाग रहा? अब टॉयलेट बनवा ही लो जी। तरक्की की निशानी सिर्फ नौकरी नहीं है जानी। भारत सरकार के स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत सब्सिडी पाएं और घर में शौचालय बनवाएं। कॉल करें 1969 पे। शौचालय की आदत पक्की, एक कदम स्वच्छता की ओर। अरे सुनिए भाई साहब, जरा गाड़ी चेक कर लीजिए प्लीज, कई हफ्तों से आवाज कर रही है। हाँ, अभी देख लेते हैं। मुन्ना मैकेनिक हाथ लगाते ही बता देता है गाड़ी का हाजमा। आप बैठिए। आपकी गाड़ी को टीबी हो गया है, ट्यूबरकुलोसिस। क्या कमाल की बात कर रहे हैं भाई साहब, गाड़ी को भी कभी टीबी हो सकता है क्या? इतना जानते हैं कि गाड़ी को टीबी नहीं होता है, लेकिन ये नहीं जानते कि कोई भी इंसान अगर 2 हफ्ते से ज्यादा खांस रहा है तो ये टीबी के लक्षण हो सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ, याद रखिए, 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी हो, बुखार हो, पसीना आ रहा हो, अचानक वजन कम हो जाए तो ये सब के सब टीबी के लक्षण हो सकते हैं।
इसकी जांच करवाइए और सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में जांच मुफ्त है, एकदम फ्री। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा देश जीतेगा। सरिता जी, इन दिनों आप अपने खान पान का ध्यान तो रखती हैं ना? अरे ये क्या, भोजन में साधारण नमक? आयोडीन युक्त नमक का इस्तेमाल करें। आपके शरीर में आयोडीन की कमी से आपका शिशु शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर हो सकता है। आयोडीन नमक इन सारी परेशानियों से आपको बचा सकता है। ये नमक बाजार में आसानी से उपलब्ध है। बच्चों को हंसता खेलता बचपन दें, अपनी संतान का भविष्य संवारें। सवारी जिंदगी चुटकी भर नमक, आयोडीन नमक। नन्ना बैंक, एंडे बैंक, ना बैंक, माई बैंक। मेरा बैंक बड़ा हो गया है। पटियाला हो या तिरुवनंतपुरम, जयपुर हो या हैदराबाद, मैसूर हो या मैनहट्टन, मेरा बैंक मुझसे कभी दूर नहीं होगा, कभी भी नहीं। अब सपनों को बड़े पंख मिलेंगे। लेटेस्ट डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज, सबसे ज्यादा ब्रांचेस, सब कुछ सबसे ज्यादा, बड़े बैंक के बड़े फायदे। स्वागत है आप सबका SBI परिवार में। बड़े बैंक के बड़े फायदे। शालू, मेरी बात माने ना, काकी लड्डू खाओ, नौकरी लगी मेरी। अरे वाह, नौकरी लग गई जी। अरे काका भी काका लड्डू खाओ। अरे बेटा मुबारक हो। कहाँ लगी नौकरी? बैंक में काका। अरे भाई विक्की, तू तो बड़ा आदमी हो गया यार। भूल तो नहीं जाओगे हमें? अरे आपको कैसे भूलेंगे, लड्डू खाओ। बैंक नहीं, नौकरी तो रेलवे में लगनी चाहिए थी। क्यों भाई? इन्हें पटरी पे बैठना पसंद है ना। अरे कुछ भी कहता रहता है ये लड़का। अरे रुक, कहाँ भाग? बेटा अब टॉयलेट बनवा ही लो जी। तरक्की की निशानी सिर्फ नौकरी नहीं है जानी, भारत सरकार के स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत सब्सिडी पाएं और घर में शौचालय बनवाएं। कॉल करें 1969 पे। शौचालय की आदत पक्की, वही असली तरक्की। एक कदम स्वच्छता की ओर। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं गुड न्यूज इंडिया। गुड न्यूज इंडिया में अब बात करते हैं जेल की, क्योंकि जेल से भी हमारे पास एक पॉजिटिव न्यूज है। किसी भी देश में या समाज में जेल का मकसद क्या होता है? मकसद ये होता है कि जेल में जो कैदी बंद हैं उनके जीवन में सुधार हो, उनको एक नया लक्ष्य मिले। लेकिन कई बार ये सुधार या ये लक्ष्य अप्रत्याशित होता है, अनबिलीवेबल रिजल्ट्स दे जाता है। ऐसा ही एक रिजल्ट आया है हरियाणा की एक जेल से, जहां पर जो सुधार आया है उस सुधार ने हरियाणा के तमाम जेलों में एक नायाब सुधार की शुरुआत की है। जी हाँ, बिल्कुल। हरियाणा के 19 से ज्यादा जिलों की जेलें अब कैशलेस हो गई हैं, ऑनलाइन हो गई है। किसी भी कैदी का रिकॉर्ड अब आप सिर्फ कंप्यूटर की एक क्लिक से ले सकते हैं। जी हाँ, और ये मुमकिन हुआ है वहां के कैदियों द्वारा बनाए गए एक सॉफ्टवेयर से। हरियाणा की जेलें सुधार एवं पुनर्वास की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। जेलों की कैंटीन में कैशलेस की सुविधा की शुरुआत हुई है। कैदियों से मुलाकात अब आसान हो गई है। कैदियों का हर रिकॉर्ड अब कंप्यूटर पर एक क्लिक से देखा जा सकता है। ये सब मुमकिन हुआ है एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के जरिए, और इस सॉफ्टवेयर को बनाया है जेल में सजा काट रहे 4 कैदियों ने। कैदियों द्वारा बनाए गए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ने हरियाणा की जेलों के कामकाज को आसान बना दिया है, साथ ही लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी नाम दर्ज कराया है। मैंने यहाँ देखा कि पहले जो है कैंटीन सिस्टम जो होती थी, वहाँ पे कूपन चलता था, उसमें बहुत बंदियों को दिक्कतें हुआ करती थी कि कूपन फट जाए, कूपन गायब हो जाए, चेंज ना होना। उनको देखते हुए और जो कई बार शिकायतें होती थी कि प्राइस जो है MRP से ज़्यादा लिया जाता है, तो उसका कोई कंट्रोल नहीं हुआ करता था। तो सबसे पहले हमने यहाँ बायोमेट्रिक बेसिस कैशलेस कैंटीन सिस्टम 2014 में स्टार्ट किया। पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर अमित मिश्रा ने भौंसी जेल में रहते हुए इस सॉफ्टवेयर को तैयार किया। अमित मिश्रा के रिहा होने के बाद इन कैदियों के कंधे पर सॉफ्टवेयर को जेलों में लागू करने का जिम्मा आ गया। करीब एक महीना प्रदेश की 19 जेलों में रहकर इन कैदियों ने सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट किया। बाकी की 8 जेलों में इस सॉफ्टवेयर को खुद अमित मिश्रा ने ही लागू किया। जेलों के इतिहास में ये पहला मौका था जब कैदियों को अलग अलग 19 जेलों में सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट करने के लिए शिफ्ट किया गया। 2014 से यूज कर रहे हैं और ये प्रिजन डिपार्टमेंट के लिए बहुत काम की चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमें किसी बंदी का कोई रिकॉर्ड ट्रेस करना होता है, वो कितने दिन जेल में कन्फाइन रहा, कब से है, उसके क्या क्या पर्टिकुलर है, कितने केसेस हैं, कब वो कोर्ट हियरिंग गया, कब वो मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गया या किसी और कारण से जेल से इन आउट हुआ, वो एक क्लिक पे ही हमें सब कुछ इसका पता चल जाता है। कैदियों व बंदियों के परिजनों द्वारा उनके खातों में सीधा कैश जमा कराया जाता है।
यानी कैदियों की जेल में नकदी नहीं होती। कैंटीन में बायोमेट्रिक खाता होने की वजह से वो रोजमर्रा की चीजें कैशलेस खरीद सकते हैं। पहले कैदियों से मिलने वालों को घंटों इंतजार करना होता था। हर मुलाकात पर रजिस्टर में एंट्री होती थी और इसकी सूचना बंदी तक पहुंचाई जाती थी। अब कंप्यूटर में सीधी एंट्री होती है और बंदियों तक मैसेज सीधा पहुंचता है। फीनिक्स सॉफ्टवेयर लागू होने के बाद कैदियों और बंदियों का हर रिकॉर्ड कंप्यूटर पर एक क्लिक में सामने होता है। तो जब इसको बाकी जेलों में लागू करने की जो बात आई तो वो भी एक अपने आप में एक इतिहास बन गया। 4 बंदी थे जिनको हमने 11 अलग अलग जेलों में लगभग 1 साल के लिए बदला और उन 4 बंदियों को जो कि जिसका के बैकग्राउंड जो था वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन रही था, उन्होंने उसको लागू किया। और इसका नाम जो है 4 बंदियों का नाम जो कि रोहित है, अनूप है, बलवंत है और अजीत है और एक गुरुग्राम जेल का नाम है जिनका बुक ऑफ रिकॉर्ड है। जेल की सलाखों में बंद सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ने अपनी मेहनत से जेलों की सूरत ही बदल दी है। गुड न्यूज इंडिया के लिए गुरुग्राम से कैलाश की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो वाकई में ये सॉफ्टवेयर ऐसा है जो कैदियों के जीवन को रीसेट कर रहा है। जी हाँ। अच्छा, किसानों का जीवन कैसे रीसेट हो सकता है? नई तकनीक के जरिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग के जरिए। हाँ, ऑर्गेनिक फार्मिंग, सही समझाना आपने। जैविक खेती एक ऐसी खेती का नया तरीका है जो देश भर में काफी तेजी से फैल रहा है। कई राज्यों में हमने देखा है कि किसानों की जिंदगी बदल गई है, पूरे गांव की तस्वीर बदल गई है। ऐसी ही बदलती तस्वीर की मिसाल देखने को मिली हमें हरियाणा में। जी हाँ, ये खबर भी हरियाणा से ही, हरियाणा के कैथल जिले से, जहां पर एक रेहड़ी पर बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले किसान ने कुछ नया करने की ठानी। जी हाँ, राजेश ने ऑर्गेनिक फार्मिंग को अपनाया और आज रेहड़ी की जगह उनकी सब्जियां बड़े बड़े मॉल्स में बिक रही हैं। कैसे, आइए जानते हैं। हरियाणा के कैथल जिला के गांव खेड़ी सिकंदर के रहने वाले राजेश कुमार को शुरू में छोटी जोत होने के कारण बहुत परेशानी उठानी पड़ती थी। राजेश रेहड़ी में सब्जियां बेचकर गुजारा करते थे, लेकिन जहर मुक्त सब्जियां उगाने और बेचने के जुनून की वजह से राजेश ने हार नहीं मानी। अगर हम केमिकल डालेंगे, वो केमिकल हमें ही खाने को मिलेगा। सबसे पहले तो हम खाएंगे अपने घर पर, उसके बाद हम मंडी में बेचेंगे, उसको दूसरे खाएंगे। तो ये तो बिल्कुल भयानक बीमारी है। देश के पहले हलधर जैविक खेती राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता राजेश कुमार ने मात्र 3 एकड़ में जैविक खेती शुरू की थी। राजेश ने प्रण लिया कि वे अपने खेत में जहरीली खाद, दवाइयों का प्रयोग नहीं करेंगे और जैविक खेती करके समाज के लोगों को स्वस्थ रखने का प्रयास करेंगे। राजेश ने कई छोटे छोटे गाँवों को अपने साथ जोड़ा। राजेश की मेहनत रंग लाई। धीरे धीरे इस क्षेत्र में विस्तार होने के साथ साथ उनकी सब्जियों की मांग आसपास के बड़े नगरों में बढ़ने लगी। आज मैं अपने 3 एकड़ से शुरुआत की थी, तो आज मैं 16 एकड़ में वेजिटेबल कर रहा हूँ और एक ऐसी मंजिल तक पहुँच चुका हूँ क्योंकि देश में भी और विदेश में भी, दूसरे राज्यों में भी आज हमारे ग्रुप का एक नाम है। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ने कई किसान हितकारी योजनाओं की शुरुआत की और जैविक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए कई राज्य और राष्ट्र स्तर पर पुरस्कार की घोषणा भी की है। प्रधानमंत्री की इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए राजेश ने और किसानों को जैविक खेती से जोड़ने के लिए अभियान चलाया। शुरुआत में तो ये सभी लोग, गांव वाले भी और जो आसपास के गांव के लोग थे, सभी मजाक उड़ाते थे भी ये लोग जो कर रहे हैं, केमिकल डाल रहे हैं, यूरिया से इतनी एड ले रहे हैं, ये लोग पागल नहीं हैं। जो मेरे को लोग पागल बता रहे थे, लेकिन 2 साल से ये लोगों ने बंद कर दिया है। 2016 के अंदर ये बंद कर दिया था कहना। आज मेरे साथ गांव के लड़के भी काफी जुड़ चुके हैं। घटती जोत के कारण किसानों को अंधाधुंध खादों का उपयोग छोड़ जैविक खेती का उपयोग करते हुए उत्पादन बढ़ाना होगा। राजेश ने यह साबित किया है कि आधुनिक तकनीक पर आधारित जैविक खेती से छोटी जोत वाले किसान भी ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। गुड न्यूज इंडिया के लिए कैथल हरियाणा से नवीन मल्होत्रा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो वाकई में देखा आपने, एक नया लक्ष्य हो, नया तरीका हो, जैविक खेती के बारे में मन में विचार हो तो तस्वीर बदल सकती है। बिल्कुल, और इसी के साथ हर कोई छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन कहीं जाइएगा नहीं, अभी भी गुड न्यूज इंडिया में बहुत कुछ है बाकी। जैसे सूट टाइप, मुझे ये ग्रीन या फिर ब्राउन। ठीक है, आप ये पैक कर दीजिए। सेब कितने का दिया? बच्ची को संतरा ही पसंद है। ये
अगर आप माँ बनने वाली हैं, तो HIV टेस्ट जरूर करवाएं। बच्चे को HIV से बचाने के लिए जल्द ही पता लगाना और वक्त पे दवाई दिलवाना जरूरी है। करें वही जो बच्चे के लिए हो सही। हर सरकारी अस्पताल के ICTC में HIV की जांच एवं सलाह मुफ्त और गोपनीय है। रुखसाना, आज भी तुम अपना फॉर्म भरने पोस्ट ऑफिस नहीं आई? आप तो जानते हैं शीला जी, दानिश के अब्बू तो अब रहे नहीं, बाहर के हर काम के लिए दूसरों के भरोसे रहना पड़ता है। तो अब निकलो। अल्पसंख्यक मंत्रालय की इस नई रोशनी योजना में तुम जैसी हजारों महिलाओं में नेतृत्व क्षमता को बढ़ाया जा रहा है। आज की औरत अब घर से खुद बाहर आएगी और बनाएगी अपना जीवन बेहतर। अल्पसंख्यक मंत्रालय की नई रोशनी योजना आपके लिए, सीखें और सशक्त बने। मदद हमारी, मंजिल आपकी। जैसे सूट टाइप मुझे ये ग्रीन या फिर ब्राउन। ठीक है, आप ये पैक कर दीजिए। सेब कितने का दिया? बच्चे को संतरा ही पसंद है, यही दे दीजिए। अगर आप माँ बनने वाली हैं, तो HIV टेस्ट जरूर करवाएं। बच्चे को HIV से बचाने के लिए जल्द ही पता लगाना और वक्त पे दवाई दिलवाना जरूरी है। करें वही जो बच्चे के लिए हो सही। हर सरकारी अस्पताल के ICTC में HIV की जांच एवं सलाह मुफ्त और गोपनीय है। मैं ये नहीं पूछूंगा कि आप शौच के लिए कहाँ गए। मैं ये भी नहीं पूछूंगा कि अगर आप खुले में शौच के लिए गए तो क्या आपने अपने बच्चे की जान को खतरे में डाला? क्या आपके गांव की बच्चियों को खुले में शौच करते हुए किसी ने बुरी नजर से देखा? आप खुद समझदार हैं, सक्षम हैं। आप ये तो जानते ही होंगे कि हमारे देश में 70,000 से ज्यादा गांवों के लोगों ने खुले में शौच की प्रथा को खत्म कर दिया है। गांव के बच्चे, महिला, पुरुष सब इस लक्ष्य में जुटे। निगरानी समितियां बनी जिन्होंने खुले में शौच कर रहे लोगों को समझाया, शौचालय बनाया, उनका इस्तेमाल करना सिखाया। क्या आपका गांव भी बनेगा खुले में शौच से मुक्त? आइए स्वच्छ भारत अभियान से जुड़िए। अब नहीं तो कब? ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज इंडिया और ये खबर वाकई आप सभी के लिए है। योग कहते हैं ना, योग से ही होगा। और योग एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा व्यायाम है जो सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत बहुत जरूरी है। और योग करने की कोई भी उम्र नहीं है। आज हर किसी को योग करने के लिए उत्साहित किया जाता है, लेकिन जब हम इन्हें देखते हैं तो वाकई एक अंदर अलग ही स्फूर्ति बढ़ जाती है, क्योंकि ये 98 साल की है। दादी अम्मा से आपने कहानियां सुनी होंगी, शायद ही कोई दादी होगी घर में जो बच्चों को योग सिखाती हो, लेकिन ये 98 साल की दादी माँ है जो बच्चों को योग सिखा रही है। 50 से ज्यादा योग के आसनों में उनको महारत हासिल है। रोजाना सुबह 5 बजे उठती है और नियमित योग करती हैं। ना सिर्फ अपने परिवार को प्रेरणा दे रही हैं, बल्कि आसपास के पूरे कस्बे को वो प्रेरणा दे रही हैं। एक चर्चा का मुद्दा बनी हुई है। योग के फायदे हम सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी बहुत कम लोग ही योग को नियमित रूप से करते हैं। शायद आलस्य के आगे योग के फायदे हार जाते हैं। लेकिन हम आपको मिलवाते हैं नानामल से, जो 98 साल की उम्र में भी न सिर्फ योग कर रही हैं, बल्कि युवाओं को सिखा भी रही हैं। कोयम्बटूर की वी नानामल को संभवतः देश की सबसे वृद्ध योग इंस्ट्रक्टर माना जा रहा है। नानामल की उम्र 98 साल है और इस उम्र में भी वो हर रोज योग करती हैं। हैरानी की बात यह है कि इस उम्र में भी वो 50 से ज्यादा आसनों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर लेती हैं। मैंने बचपन से ही अपने पिता से योग सीखना शुरू किया और आज तक योग कर रही हूँ और बहुत से लोगों को सिखा भी रही हूँ। मैं चाहती हूँ और लोग भी इसका लाभ उठाएं और निरोगी रहें। हमारी जीवन शैली योग के द्वारा ही सुधर सकती है। नानामल कहती हैं कि उनके उत्तम स्वास्थ्य का राज यही है कि आज तक उन्होंने जीवन के किसी भी मोड़ पर योग करना नहीं छोड़ा।
नानामल ने अपने पिता से योग सीखा था और उनके पति एक सिद्ध चिकित्सक थे। नानामल कहती हैं कि वो रोज सुबह जल्दी उठ जाती हैं। उठते ही सबसे पहले वो आधा लीटर पानी पीती हैं, फिर वो अपने छात्रों को योग सिखाने चली जाती हैं। नानामल के छात्र भी इनसे काफी प्रेरित हैं। इस उम्र में भी नानामल योगाभ्यास करती हैं और भी बहुत लोगों को इसकी शिक्षा दे रही हैं। वे इसका पूरे नियम से पालन करती हैं। हम सभी को अचंभा होता है, इस उम्र में भी वे इतनी नियमित जीवन शैली का पालन कर रही हैं और पूरी तरह से स्वस्थ हैं। कहते हैं कि योग एक साधना है और साधना मन से होती है। नानामल ने भी योग से अपना मन लगाया है, वरना इस उम्र में भी रोजाना सुबह 5 बजे उठना और नियमित योग करना हर कोई ऐसा नहीं कर सकता। 98 साल की नानामल अपने आप में एक मिसाल है। ये मिसाल है युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए और बुजुर्गों के लिए। गुड न्यूज इंडिया, डीडी न्यूज। तो वाकई में इनको देखकर हमें भी प्रेरणा मिली है। चाहे कितना भी डेली रूटीन आपका टफ हो, स्ट्रिक्ट हो, लेकिन 10 या 15 या 20 या 25 मिनट योग कर लिया जाए तो क्या बुरा है। इससे आपके शरीर को भी फायदा पहुंचता है, मन को भी फायदा पहुंचता है। प्रेरणा हमें आपके दरअसल लेटर से भी मिलती है। जी हाँ, और बहुत बहुत शुक्रिया इतनी भारी संख्या में लगातार हमें लिखने के लिए और हमारा हौसला बढ़ाने के लिए। लेकिन कार्यक्रम में समय थोड़ा कम है, इसलिए कुछ चुनिंदा लेटर्स आइए आपको दिखाते हैं। संदीप शुक्ला कहते हैं, मैं हर हफ्ते गुड न्यूज इंडिया देखता हूँ। चेतन नंदाने द्वारा बनाई गई पुलिस लाठी वाकई कमाल की है। दुबई से सतीश ढाडा का ईमेल आया है, गुड न्यूज इंडिया एक बदलाव है। न्यूज चैनल्स पर लगातार दिखाई जा रही नकारात्मक के बीच गुड न्यूज इंडिया सकारात्मकता का संचार करता है, हमें प्रेरणा देता है। उत्सव भद्रा लिखते हैं, बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम है। टीवी पर ऐसे कार्यक्रम बहुत कम देखने को मिलते हैं। हमारे फेसबुक पेज पर सूर्य प्रताप सिंह हरदा मध्य प्रदेश से लिखते हैं, गुड न्यूज इंडिया जानकारी से भरपूर है, इसकी प्रस्तुति भी लाजवाब है। एक बार फिर बहुत बहुत थैंक यू आप सभी का, जिन्होंने इतनी भारी संख्या में हमें ईमेल्स भेजे और साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक किया। अगर अभी तक आप हमें नहीं लिखा है तो फटाफट से नोट कर लीजिए हमारा ईमेल आईडी ddgoodnewsindia@gmail.com। आप लगातार हमें अपनी प्रतिक्रिया भेज सकते हैं, वाकई आप हमारा हौसला बहुत बढ़ाते हैं। आज के लिए इतना ही, अब हाजिर होंगे अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त पर। लेकिन जाने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना आपको देना चाहते हैं। ddgoodnewsindia@gmail.com, इस पर आप हमें अपने आसपास घटित हो रही किसी गुड न्यूज के बारे में बता सकते हैं। कोई वीडियो जो गुड न्यूज को बताता है वो वीडियो हमसे शेयर कर सकते हैं। हमारी टीम उसका आकलन करेगी और हम आपसे वादा करते हैं कि हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि उस गुड न्यूज को हम अपने इस कार्यक्रम में जरूर शामिल करें। फिलहाल आज के लिए इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।